गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 11वीं और 12वीं के प्रत्येक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नोट्स दूंगा। प्रत्येक चैप्टर का आसान शब्दों में, आसान भाषा में नोट्स दूंगा, जो आपके लिए बिल्कुल ही सरल भाषा में होगा। वो मार्केट में मिलने वाली गाइड, क्वेश्चन बैंक या फिर अन्य भी जो भी प्रकाशन की पुस्तकें मिलती हैं, उनसे सरल भाषा में रहेगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का प्रथम चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। इसको हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है वह है, सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है उसके बारे में शॉर्टकट में बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया। और 1921 ईस्वी में खोज नहीं की, 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह पे उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन कार्य करवाने का मतलब है वो दयाराम साहनी हड़प्पा नामक जगह पे गए, वहां पे खुदाई करवाए और 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक उत्खनन कार्य करा, यानी कि हड़प्पा नामक जगह पे खुदाई हुआ। उसके बाद जो भी उनको अवशेष मिले, धरती के अंदर से जो भी चीजें प्राप्त हुई, जैसे घर का अवशेष मिला, ऐसा लगा कि घर पहले था, सड़क का, नाला का, ये सारे जो भी अवशेष मिले, उनको ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता बसी थी। तो हड़प्पा नामक जगह पे उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया, इसलिए उस सभ्यता का नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता लिखा गया है। तो सिंधु सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही चीजें हैं। अब कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी से सिंचाई होता था, इसलिए उसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। खुदाई हुआ हड़प्पा नामक जगह पे, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। चलिए एक बार इस प्रश्न को उत्तर को पढ़ते हैं। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में उत्खनन कार्य करवाया, जो 1925 ईस्वी तक चला। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी उत्खनन कार्य करवाया और सारे जगहों पे भी करवाया। लेकिन प्रश्न हमारा पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका सीधा उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था, और वहां पे उत्खनन का कार्य 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक चला। बस खत्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, यह है कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, कार्बन 14 विधि और कार्बन 12 विधि दो विधियां होती हैं। आखिर इसका यूज क्या है? तो कार्बन 12 विधि और कार्बन 14 विधि में डिफरेंट क्या है, मैं जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को समझाने का तरीका। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 विधि के आखिर इतिहासकारों को आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा कि मैंने बताया, कहीं पे भी खोज का माध्यम होता है वहां की मिट्टी के अंदर से वस्तुओं को निकालना। अगर आप मिट्टी के अंदर से कोई भी वस्तु निकालते हैं बाहर, तो फिर वह कैसे आपको पता चलेगा कि कितनी साल पुरानी है? कैसे पता चलेगा कि वो कितना साल पुराना है? अगर पेड़ पौधे धरती के अंदर दब गए, 800, 900, हजारों साल बाद वे धरती के अंदर से कोयले के रूप में निकले, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इतना साल पुराना है? तो उसको पता करने के लिए कार्बन 14 विधि होती है। देखेंगे कितना सुंदर इस प्रश्न का उत्तर आंसर में दिया गया है। बहुत ही सरल भाषा में इस चीज को बताया गया है। इसमें दिया गया है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। बिल्कुल ही सरल भाषा में है इसका आंसर, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, किसको? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, यानी कि धरती के अंदर से जो भी अवशेष मिले उसको हम पता कर लिए कि वो कितना साल पुराना है। जिस विधि के माध्यम से पता किए वही हमारा हो गया कार्बन 14 विधि। क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है, इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लिम्बी द्वारा सन 1946 ईस्वी में किया गया था।
इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 की एवं कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, मतलब मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उतनी ही प्राचीनतम माना जाता है। चलिए इसका आंसर एक आसान शब्दों में सटीक भाषा में आपको बता दे, देहाती भाषा में कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या समझते हैं। सुनिए एकदम देहाती भाषा में आंसर इसका। कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या समझते हैं, बिल्कुल ही आसान शब्दों में इसका आंसर हम बताने वाले। देखिए, तो दो तरह की विधियां होती हैं, एक कार्बन 14 और एक कार्बन 12 विधि। ठीक है, जब जीवित मनुष्य, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 विधि बनाया, कार्बन 12 जिसको C12 भी बोलते हैं, C12 भी बोलते हैं। तो कार्बन 12 विधि जो बनाया उससे केवल जीवित लोगों का एज पता चल सकता था, जीवित चीजों का। जैसे जो जीवित है, इंसान कितना साल है, यानी कि जीवित चीज का हम, सजीव का हम लोग पता कर सकते थे कि कितना साल का है। लेकिन जो निर्जीव है उनके पता करने में जो है कार्बन 12 विधि फ्लॉप हो जाती थी, यानी कि उससे कार्बन 12 विधि से मृत चीजों का हम पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन वहीं फिर वैज्ञानिकों ने सर्च किया, रिसर्च किया। वैज्ञानिक तो भाई वैज्ञानिक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कार्बन 14 विधि बनाया और ये एकदम बिल्कुल मजेदार विधि बना दिया। पूछिए मत क्या बनाया, जबरदस्त विधि बना दी। उन्होंने ऐसी विधि बनाई कार्बन 14 विधि कि चाहे जीवित हो या मृत अवस्था में हो, सजीव हो या फिर निर्जीव अवस्था में हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, अगर उसका एज पता करना है तो फटाक से पता किया जा सकता है कार्बन 14 विधि के बारे में। अब बताइए, अब डाउट है इसमें? जिसका खोज BF लिम्बी ने किया था 1946 ईस्वी में। अब समझ में आ गया कार्बन 14 विधि और कार्बन 12 विधि में अंतर। कार्बन 12 विधि से सिर्फ सजीवों का एज पता किया जा सकता है, कार्बन 14 विधि से सजीव और निर्जीव दोनों का एज पता किया जा सकता है। चलिए अगला एक और प्रश्न है जो आप लोगों के समक्ष हम रखते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे समक्ष, लेकिन अभी मैं इतना ही पे ख़त्म करता हूँ। फिर अगले बार में हम और प्रश्न देखेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। तो एक लास्ट प्रश्न बता के मैं क्लास को एंड करूँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे समक्ष जो प्रस्तुत है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और मैं बता दूं जितना ही सरल प्रश्न है उतना ही सरल भाषा में इसका उत्तर भी है। प्रश्न है हमारा पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना सरल भाषा में इसका आंसर है। कह रहा है खनन के द्वारा, खनन मतलब खोदने के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से यानी पृथ्वी के भीतर से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। वाह, मैं एक बात फिर मैं आपको कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको उत्तर दूंगा जिससे आपका रिजल्ट 100% बेस्ट होगा। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं। आपको सारे प्रश्न के उत्तर ऐसे लगेंगे कि वो आपके भाषा में है। चलिए पुरातत्व क्या है, तो खनन के द्वारा, यानी कि खनन के द्वारा पृथ्वी की जब खुदाई होती है तो उसके गर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से, जमीन के अंदर से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसी को हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। चलिए इसी पे आज के क्लास को हम खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी ये खत्म नहीं है, मुझे लगता है ना इस चैप्टर का 30% भी आपको नहीं बताया है, अभी 70-80% बाकी है। अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।